नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कल राज्यसभा में अपने भाषण में आंदोलन जीवी कहा, उसकी बड़ी कड़ी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं देश भर में। किसान आंदोलनकारियों ने तो इसे अपमानजनक माना ही है, लेकिन बहुत सारे आंदोलनकारी जो लगातार लोगों के हकों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, उन्हें भी लगा कि प्रधानमंत्री ने एक मजाकिया अंदाज में ये जो बात कही है, उसके बहुत गंभीर मायने हैं और एक पूरी आंदोलन की परंपरा को सम्मानित करने की एक कोशिश है। हमारे साथ जानी पर्यावरण कार्यकर्ता मेधा पाटकर हैं इस समय। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री ने ये जो कुछ कहा है, उसे किन संदर्भों में देखा जाए, उसके असल मायने क्या हैं, और अगर उन्हें आंदोलनकारी की बजाय आंदोलन जीवी कहा जाएगा तो वो इसे किस रूप में लेंगी। मेधा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यही है कि मैं अगर आपको आंदोलनकारी कहूं के बजाय आंदोलन जीवी कहूं तो आपको किस रूप में लेंगी? मुझे तो ये लफ्ज, ये एक संकल्पना लगी है और मैं तो खुश हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से आंदोलन में सहभागी सभी लोगों की दखल ली है। नहीं तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कभी भी दखल नहीं लेते, न नर्मदा के विस्थापितों की, न ही किसानों के जो आंदोलन में शरीक है। नहीं वो आंदोलन को नजदीक आकर कभी देखते हैं, जानते हैं, लेकिन आज उनको लगा है कि देश में एक ऐसी बिरादरी खड़ी हो गई है। ये क्या है? ये इसका कारण यही है कि अब आंदोलनकारी हर नागरिक, हर इंसान बन रहा है जिसका कि जीने का अधिकार छीना जा रहा है। और जैसे ही उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, 95% असंगठित जिनको कहा जाता है, पर जो असुरक्षित रखे जाते हैं, ऐसे श्रमिक, आज उनका सबका अधिकार मोदी जी के ही तो सरकार ने छीना है। 44 श्रम कानून की वापसी के द्वारा 4 कमजोर कोड हुए, तो वो सभी आंदोलन के आधार पर वो सीख गए हैं और इसीलिए उनका सम्मान कर रहे हैं क्या मोदी जी? ये उन्हें पूछना चाहिए, क्योंकि आंदोलन क्या होता है? आंदोलन एक जनतंत्र का स्तंभ माना जाना चाहिए। दुर्दैव से हमारे देश में जनतंत्र के जो 4 स्तंभ माने गए हैं, वो है लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी और न्यायपालिका और मीडिया। चारों में जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय का कहो या प्रधानमंत्री विचारधारा का कहिए या और पूंजीपतियों का कहिए, एक ना एक प्रकार के हस्तक्षेप होता है प्रभाव दबाव के द्वारा। तो फिर 5वां स्तंभ अब प्रथम स्तंभ मानकर हम सब लोग उसी स्तंभ को चिपको आंदोलन में किया था ना, उस प्रकार से एक गले लगाकर जी रहे हैं। और ये कह रहे हैं कौन? हम कार्यकर्ता नहीं, किसान, मजदूर, कारीगर, छोटे व्यापारी, सब 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 जो आज वंचना भुगत रहे हैं, वो सब इस आंदोलन नाम के जनतांत्रिक प्रक्रिया का ही आधार लेते हैं, जो प्रक्रिया संविधान ने स्वीकृत की है, एक प्रकार से सम्मानित की है। वो हमारा अवकाश है, वो हमारा अधिकार है। जी, लेकिन मेधा जी, जो प्रधानमंत्री की मंशा रही है ये जुमला देते समय, वो ये नहीं रही है। उनका कहना ये रहा है कि ऐसे लोग जिनका खेती किसानी से कोई वास्ता नहीं, वो वहां भी पहुंच जाते हैं आंदोलन करने। जिनका पर्यावरण से कोई सीधा संबंध नहीं, वो वहां पहुंच जाते हैं। तो हर जगह वो आंदोलन में शामिल होने पहुंच जाते हैं, आंदोलन के साथ हो जाते हैं। उनको आंदोलन जीवी कहा उन्होंने, और ये को एक बहुत ही तिरस्कार भरे भाव से कहा। और ये कहना चाहिए कि आंदोलनकारियों के प्रति उनके मन में बहुत ही नीचे किस्म के भाव हैं, वो इसमें झलके हैं। जानते हैं, शब्द कोई नकारार्थी नहीं लिया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री इसमें फंस गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। वो सही लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर पाए। वो आंदोलन विरोधी होंगे ही, है ही, क्योंकि वो आंदोलन को कभी संवाद के लिए बुलावा नहीं देते हैं और वो खुद संवाद में शामिल नहीं होते हैं। वो अपने नुमाइंदों को भेजते हैं और उनके नुमाइंदों के द्वारा वो आरोपों प्रत्यारोपों की फैरियां झाड़ते हैं। गोलियों की फैरियां कम, आरोपों की ज्यादा। तो ये तो उनकी पूरी हकीकत
देश और दुनिया जान गई है। और वो एक ग्रेटा थेनबर्ग जैसे को भी शायद आंदोलनकारी मानती है, आंदोलन जीवी मानती है। तो मैं तो कहूंगी कि प्रधानमंत्री ने खुद के ही लफ्ज में खुद को ही लपेटा है। और उनकी मनीषा कुछ भी हो, देश हमको पहचानने तो लगे कि हम आंदोलन जीवी हैं। हम अभिमान से कहेंगे कि हम आंदोलन जीवी है। हर किसान कहेगा, हर मजदूर कहेगा। और आंदोलन से समाज को हम आंदोलित करना चाहते हैं, सरकार को हम आंदोलित करना चाहते हैं। वो केवल आंदोलित नहीं हुए तो चुनौती देना चाहते हैं। तो ये हमारा अधिकार वो छीन नहीं सकते हैं। वो कुछ भी कहे, संसद में उनके लिए भरपूर अवकाश है। वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना वक्तव्य दे रहे थे। क्या उन्होंने राष्ट्रपति के मुद्दों को चुना और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, उसकी सत्यवादी परीक्षा की? जो बोले नहीं वो भी बोल गए। एक फेक लेबल जैसा अब वो सब जान गए होंगे कि उन्होंने आंदोलन की दखल क्यों ली है। आंदोलन से कहीं ना कहीं डर पैदा हुआ है और इसीलिए इस बिरादरी को, नहीं तो आज तक वो अंबानी अडानी की ही बिरादरी को जानते थे, आंदोलनकारियों को मानते भी नहीं थे। लेकिन अब इस बिरादरी ने अपना अवकाश साबित किया है। जो सांसदों को संसद में नहीं मिल रहा है वो जन संसद में हमने पाया है। यही मैं तो प्रधानमंत्री जी का यही अर्थ निकालूंगी और उनका ही आरोप हो या उनका ब्रीद हो, हमें जो लगाया गया है वो उन्हीं को बख्शूंगी। उसके साथ उन्होंने और भी कुछ कहा है, परजीवी जी। अब ये परजीवी का भी अर्थ क्या है? हमारे पैर तो है उड़ने के लिए, हम आसमान को छूना चाहते हैं। हर आंदोलनकारी खुद की जिंदगी से, स्वार्थी इरादों से, सपनों से ऊपर उठता है और इसीलिए वो अपने परों पर, न केवल अपने पैरों पर जीता है। प्रधानमंत्री जी, क्या आप वही कहना चाहते हैं या आप कहना चाहते हैं कि हम कहीं चीन और पाकिस्तान से पैसा लेकर आंदोलन चला रहे हैं? आपने कभी लंगर सेवा का अनुभव भी लिया है? नजराना तो लेकर गए थे नवाज शरीफ के पास खुद मोदी जी। जी मेधा जी, यहाँ मैं रोक रहा हूँ आपको। उन्होंने बाकायदा कहा है कि ये पश्चिम से, बाहर से आया विचार है और उसको ये बल्कि एफडीआई का इस्तेमाल किया, फॉरेन डिस्ट्रक्शन आइडियोलॉजीज ये इस्तेमाल हो रही हैं और ये विकास विरोधी हैं। जैसा कि उन्होंने पूरा एक रचने की कोशिश की है तर्क कि ये आंदोलनकारी विकास विरोधी हैं, इसलिए, और इनको आंदोलन के आधार पर जीविका चलती है। ये दो मिलाकर उन्होंने चाहिए। मुझे तो उनका हर शब्द सुनने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन मैंने जितना जाना उसमें वो परजीवी कह रहे थे। और हाँ, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी हमारा बेसिस है, ऐसा वो मानते हैं। उन्हें क्या इस देश में आजादी आंदोलन के भी पहले या उसके ही दौरान बिरसा मुंडा के आदिवासियों का धर्म को प्रकृति धर्म कहते हुए भूमि अधिकार के लिए चल रहे आंदोलन की जानकारी है? क्या वो जानते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों का आंदोलन कैसे लड़ा था? क्या वो जानते हैं कि गांधी जी का सत्याग्रह, चाहे वो रौलट एक्ट के खिलाफ का हो आजादी आंदोलन के दौरान का, वो भी एक आंदोलन ही था। आजादी आंदोलन को ही मोदी जी की विचारधारा का जो आधार है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा होती। मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी सिपाहियों ने अब इसका जवाब देना चाहिए कि क्या वो आजादी आंदोलन को भी परजीवी आंदोलन या विकास विरोधी आंदोलन या फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी पर आधारित आंदोलन मानते हैं। जिस आंदोलन ने साम्राज्यवाद का विरोध किया, जिस आंदोलन ने इस देश में तिरंगा फहराने का अधिकार दिया, उसको न मानते हुए वो तिरंगा 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 करके अपने शब्द लहराते हैं। इसको क्या कहें? क्योंकि उन्होंने तो आजादी आंदोलन में शरीक नहीं होना चाहा था। तो पंजाब के तो 2100 शहीद हुए से लेकर कुल 2600 देश के जो शहीद हुए थे आजादी आंदोलन में, पूरी प्रेरणा आंदोलन के व्यापक नजरिया और विकास धारा की बात मोदी जी नहीं जानते होंगे और उनके नुमाइंदों ने भी कई सारे आंदोलन किए हैं, ये भी नहीं जानते हैं वो। क्योंकि जब जब
भारतीय जनता पार्टी के या पूर्वी के जनसंघ के लोग, जो कि वो आनी बानी इमरजेंसी विरोधी आंदोलन में भी उतरे थे, वो तो आंदोलन आंदोलन शब्द बहुत ही लेकर चलते थे और उसको मानते थे। तो क्या उनके सबका इतिहास पर एक काला पोतना चाहते हैं मोदी जी? ये हमें बताइए। या उनका लक्ष्य केवल आज का किसान आंदोलन है? मुझे लगता है कि वो भ्रमित हो चुके हैं इस आंदोलन के इतने बड़े दबाव और प्रभाव से, और इसीलिए वो सभी आंदोलनों के बारे में कह रहे हैं जिसमें उनके खुद के पार्टी के या संघ के परिवार के लोगों को भी उन्होंने अपमानित करना चाहा है, तो बात अलग है। और हम लोग मोदी जी के कहने से कोई डरते नहीं है, हमारी राह कभी छोड़ते नहीं है। परजीवी कहने का मतलब अगर फॉरेन फंडिंग के आधार पर चलने का है, तो ये तो सबसे ज्यादा मोदी जी का ही लागू होता है। उन्होंने ही एफडीआई सबसे ज्यादा बढ़ाया है, उन्होंने ही अभी इंश्योरेंस तक या एग्रीकल्चर खेती के कृषि के क्षेत्र में भी मोन्सांटो से वॉलमार्ट तक हर कंपनी का स्वागत किया है। अडानी और अंबानी भी क्या है, इंडियन मल्टीनेशनल्स ही है। उनका भी फंड फॉरेन में कहीं ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग से, कहीं और कहीं रिलायंस के व्यापकता से इकट्ठी कोई कमाई से निकला फंड है। तो मोदी जी क्या कह रहे हैं वो खुद भी समझ रहे हैं कि नहीं, मुझे तो शंका ही है। बस वो अपने शब्द जाल फैलाते रहे हैं संसद में कल, इसके बदले वो किसानों के ठोस मुद्दे पर जवाब देते तो कोई मानता कि वो प्रधानमंत्री है। क्या आपको लगता है कि ये जो जुमला है दरअसल ये जो अपने अनुयायियों को दिया गया है किसान आंदोलन के पक्ष में एक नैरेटिव खड़ा करने के लिए, ताकि वो आंदोलन के विरोध में खड़ा हो? पूरा संघ परिवार को एक ये शब्द दे दिया गया है कि ऐसे आंदोलन हमारे जो राष्ट्रवाद की संकल्पना है उसके रास्ते का रोड़ा है, इसलिए इनसे लड़ो। आपने सही कहा, ऐसी साजिशें मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद बहुत सारी अपनाई गई है। सीधे सरल लाठी चलाना या गोली चलाने के बदले वो इस प्रकार से एक अवमानना का डंडा चलाना चाहते हैं। पर मेरे ख्याल से आंदोलनकारी जो सही में है, आंदोलन जीवी, अब नया शब्द ही हम इस्तेमाल करें, अपने खुद को भी वही नाम अपनाएं, तो बहुत एक जीवटता हमारी साबित होती है उसमें। और हम लोग तो निश्चित रूप से अवमानना झेलने के लिए हर बार तैयार रहते हैं, उसके अनुभवी होते हैं, इसलिए हम इस अवमानना को अवमानना मानते ही नहीं है। पर अगर वो ये कहना चाहते हैं मोदी जी कि अब ये आंदोलन विकास में या उनके गवर्नेंस में, शासन कार्य और कर्तव्य में रोड़ा डालना चाहते हैं, तो वो साबित करके दिखाए कि हम संविधान के खिलाफ कौन सी मांग रख रहे हैं। हम संविधान के अवमानना करके कुछ चलकर कैसे और कहां अपना रहे हैं। मोदी जी के तो हर बात, अभी अभी के बजट तक हम लोग साबित कर सकते हैं कि ये संविधान के खिलाफ है। चाहे वो कोयले की खदानें बेचने की बात हो, जो कि अधिकार नहीं था सरकार का खनिज को निजीकरण में दे देने का, चाहे वो सार्वजनिक उद्योगों को बेचने की बात हो, तो चाहे बेचते बेचते ये सब कुछ बेचने जब लगे हैं, तब पूरे देश इनकी तरफ देखकर अचरज तो पा ही रहा है, पर बहुत ही दुखी भी हो रहा है, पर अपनी उद्विग्नता के साथ संताप भी व्यक्त कर रहा है, क्योंकि ये तो राजा के बेटे राजा की तिजोरी खाली करे उस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। ये संविधान विरोधी है, ये विकास विरोधी है। तो सही विकास क्या है, इस पर कभी एक संसद सत्र तो चलाए मोदी, तो फिर मालूम पड़ेगा कि हमारी विकास की अवधारणा क्या है और उनकी विकास की अवधारणा क्या है। निर्मला सीतारामन जी की क्या है, राजनाथ सिंह जी की क्या है, अरुण जेटली जी की क्या है, नितिन गडकरी जी की क्या है। वो रखे अपनी बात सामने, वो कहे कि हाईवेज और फ्लाईओवर्स एक दलित विधवा भूमिहीन महिला को पानी लाने के लिए एक पगडंडी की आवश्यकता है, उससे ज्यादा महत्व रखती है। और उस पर हजारों हजारों करोड़, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर 90,000
करोड़ ये खर्च करने वाले हैं, लेकिन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की इनकी तैयारी नहीं है। उसके लिए उनके पास कानून नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका मानना है कि उनके पास पैसा नहीं है। तो हर चीज वो संविधान के विरोधी कर रहे हैं, हर चीज उनका हर निर्णय विकास के विरोधी है, ये हमारा मानना है। अब क्या सच और क्या झूठ, ये कौन से चैनल पर या कौन से पीठ पर जाकर हम लोग साबित करें, यही समझ में नहीं आता। उनको तो संसद में बोलने का अवकाश है, सांसदों को कहाँ है अवकाश पर्याप्त रूप में सवाल उठाने का। हम तो हमारे जन संसद में बैठे हैं, हम लोग आरोप प्रत्यारोपों पर नहीं, हमारे बुनियादी मुद्दों पर बुनियादी मंजिल सामने रखकर चल रहे हैं। ये बताइए मेधा जी की जो कुछ भी और जिस अंदाज में मोदी ने बोला ये सब, लगता है कि किसान आंदोलन को सुलझाने की, उसके कोई समाधान ढूंढने के प्रति वो दिलचस्पी रखते हैं, या उसके खिलाफ वो और भी ज्यादा कटु हो गए हैं, और भी ज्यादा निष्ठुर हो गए हैं, सख्त हो गए हैं? वो बिल्कुल ही किसान आंदोलन ने उठाया हुआ सवाल लेकर जवाब नहीं दे रहे हैं। वो सवाल है कॉर्पोरेटीकरण का। क्या जरूरत है खेती में कॉर्पोरेटीकरण की? क्या जरूरत है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की? जिसकी जमीन खुद की है, जिसकी कुशलता खुद की है, जो मेहनत खुद करने के लिए तैयार है, उसको क्यों चाहिए बाहर का पूंजी निवेश और उनकी गुलामी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में एक प्रकार से अपनाने की बात? इसीलिए ना, क्योंकि उसको सही दाम नहीं मिल रहा है और उसके कारण उसको आत्महत्या करनी पड़ रही है। उसकी खुद की क्षमता की, उसकी खुद की आर्थिक क्षमता की भी हत्या हो रही है। तो मोदी जी ही इस सवाल का जवाब न देना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं उनके साथ पहले ही अनुबंध कर चुके हैं। साइलोस बन गए हैं अडानी अंबानी के, गोडाउन्स बन गए हैं, तो उन्होंने बहुत सारी तैयारी की है। रिलायंस रिटेल के 7,000 छोटे और बड़े शहरों में 11,704 दुकान खुले हैं और उन दुकानों में एग्रो प्रोड्यूस है, डेयरी का उत्पादन है, खेती का उत्पादन है। तो ये नहीं कह सकते हैं रिलायंस के मुखिया कि अब हम लोग नहीं खरीदेंगे खेती का उत्पादन। वो तो उसके लिए अपने दुकान खोल कर बैठे हैं, तो ये दुकान क्या वो बंद करने वाले हैं? तो मोदी जी इसीलिए आसानी से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। वो हैरान है उन सवालों पर, जिस सवालों में मुख्य सवाल यही है कि निजीकरण और कॉर्पोरेटीकरण क्यों? और अगर हर क्षेत्र में निजीकरण और कॉर्पोरेटीकरण ही लाना पड़ेगा, उसके बिना चलेगा नहीं, ये मोदी जी खुद मानते हैं। ये बताइए, अगर ये बताइए। एटीट्यूड है सरकार का, तो अब किसान आंदोलन कहाँ जाएगा? सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आप बैठे हैं, वो बैरिकेड बढ़ा रहे हैं, सुरक्षा तंत्र बढ़ा रहे हैं, आंदोलनकारियों का कैसे दमन किया जाए, किसके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाई जाए, ये तमाम तरह के वो हथकंडे आजमा रहे हैं। तो ऐसे में रास्ता क्या है फिर? क्या इसी तरह से आंदोलन और कब तक चलेगा? देखिए, मोदी जी केवल उनकी सरकार और वो स्वयं केवल चुप नहीं बैठे हैं, वो बहुत सारे जवाब दे रहे हैं। वो जवाब दे रहे हैं दीप सिद्धू जी जैसे व्यक्ति को घुसपैठ करवा के। वो जवाब दे रहे हैं दिल्ली पुलिसों को लाल किले पर उन लोगों को जाने की छूट देने के लिए तैयार रखते। वो जवाब दे रहे हैं पथराव करने के लिए उनके ही आजू बाजू के गांव वासी कहते हुए जो विधायक आए हैं, उनके द्वारा उनको पुलिस बनाकर एक प्रकार से हमला करवाने की, और ऐसी सभी साजिशें जो उन्होंने खास करके 26 जनवरी के बाद अपनाई। या वो साजिश कि संवाद तो 10 बार किया, लेकिन एक भी संवाद में मूलभूत बुनियादी मुद्दों पर जवाब नहीं दिया। ये साजिश अगर हम समझ लें, तो मुझे लगता है कि वही आंदोलन को जीवित रखेंगे। आंदोलन अब उनकी साजिशों के सामने डट कर खड़ा है, और जब ऐसा होता है, सामने जब पत्थर होता है और पत्थर पर सर पटकते हैं, तभी तो आवाज गूंजती है, अन्यथा कपास पर पत्थर नहीं कोई पटकता। वो मान रहे हैं कि ऐसे
रास्ते में पत्थर, बैरिकेड्स, आंसू गैस खड़े करने से आंदोलन दब जाएगा। पर दुनिया का इतिहास बताता है कि दमन और सरफरोशी की तमन्ना आगे बढ़ते हैं, और पंजाब की सेना केवल नहीं, दिल्ली के सीमाओं पर केवल नहीं रहेगा आंदोलन, अब वो केरल के कोने कोने में, आसाम के कोने कोने में फैल चुका है। इसलिए तो अखिल गोगोई को आज भी जेल में रखा है। वो डर रहे हैं सभी आंदोलनकारियों को, फादर स्टैन सैमी हो या बुद्धिजीवी आंदोलनकारी जिनको कहेंगे, ऐसे आनंद तेलतुंबड़े और गौतम नवलखा हो या सुधा भारद्वाज हो, ऐसा उनका नजरिया कहता है कि अब इनको अगर हम लोग केवल खुले छोड़ेंगे, आजादी दे देंगे, मनदीप पुनिया जैसे पत्रकारों को या राजदीप सरदेसाई जैसे को भी अगर हम लोग केवल एक आवाज उठाने के लिए अवकाश दे देंगे, और वो आवाज सच है कि झूठ है ये समाज तय करेगा। इसके लिए समाज को भी फेसबुक, ट्विटर या सोशल मीडिया के द्वारा छूट देंगे तो निश्चित ही कहीं ना कहीं उनकी हार हो जाएगी, उनकी बेइज्जती हो जाएगी। हम उनकी बेइज्जती करने पर कोई लक्ष्य नहीं बना रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं। हम कोई हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना चाहते हैं, पर हमारी अभिव्यक्ति वो अलग अलग आंदोलनकारी रूपों में होती है, एक ही रूप में नहीं होती है। जैसे सत्याग्रह के कई रूप गांधी जी ने अपनाए, हम लोग भी सत्याग्रह के नए नए रूप अपनाए। कभी जल सत्याग्रह होता है, कभी जन सत्याग्रह होता है, कभी जमीन हक सत्याग्रह होता है, कभी ट्रैक्टर रैली होती है, कभी बैलगाड़ियों में हम निकलते हैं, कभी पद यात्राओं में पहुंचते हैं गांव गली में। तो इन सब से हम लोग जो अभिव्यक्ति विचारधारा की लाते हैं वो कोने कोने में पहुंचती है, इससे वो डर रहे हैं, ऐसा ही मुझे लग रहा है। पर आंदोलन चलते रहेगा और 3 कानून की वापसी ये एक अहम बात है। ये खेती में कॉर्पोरेट की साहसी को रोकने की बात है, और इसीलिए ये बहुत जरूरी बात है कि इसमें कोई कमजोरी न आए, इसमें कोई समझौता न करें। केवल कोई धाराओं में संशोधन होगा तो आज नहीं तो कल फिर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसा ये क्षेत्र भी बर्बाद होगा। ये जानते हुए जिनकी जीविका, जिनका जीवन, आजीविका और जीवन प्रणाली भी खेती के, कृषि के साथ और कृषि संबंधित कार्यों के साथ जुड़ी हुई है, वो लोग इस आंदोलन की वापसी नहीं चाहते हैं। जी मेधा जी, ये बताइए कि आपका इतना बड़ा अनुभव रहा नर्मदा बचाओ आंदोलन का, और उसमें भी हमने देखा कि कारपोरेट और सरकारों की मिली भगत ने वो सब कुछ किया जो वो करना चाहते थे। उन्होंने बांध बनाए, सब कुछ कर ली, और आपने इतना संघर्ष किया। हम आपके संघर्ष को कम करके नहीं आंक रहे हैं, उसने जो हासिल किया वो भी कम नहीं है, लेकिन वो अपने इरादों में, अपने एजेंडे में लगभग कामयाब हो गए। कहीं किसानों के मामले में भी तो ऐसा ही नहीं होने जा रहा। देखिए, ऐसा नहीं होता है। आंदोलन कुछ ना कुछ हासिल करता ही है, और वो हासिल सबके सामने शायद नहीं आती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने बड़े बांधों की एक प्रकार से पोल खोल की है। आज भी हमारा आंदोलन पूरा नहीं हुआ है। पहले तो हमने जो डूब इन्होंने थोपी, वो क्या बंदूकें थोप सकते हैं, गोलियां थोप सकते हैं, तो कानून थोप सकते हैं, तो बांध भी थोप सकते हैं। लेकिन उससे जो डूब उन्होंने थोपी, उस डूब के सामने लड़ने वालों ने अपना दूसरा हर गांव के बदले एक नगर आज बसाया है, और वो पुनर्वास जो दुनिया में कहीं नहीं मिला, थ्री गॉर्जियस के चाइना के बांध में भी नहीं मिला, वो अपने आजीविका के विकल्प यानी 5 एकड़ जमीन के साथ हजारों ने लिया है। आदिवासी भी पहाड़ से मैदान में उतर आए। ये नहीं कि हम लोग गांव खत्म करना और होने देना चाहते थे। तो उनकी कुछ जीत, हमारी कुछ जीत है। विश्व बैंक को हिला दिया इस आंदोलन ने, तो आज विश्व बैंक को भी कुछ तो जवाब देना पड़ता है। उसके अंदर ही एक पैनल बिठाया गया है, वो पैनल अपना निर्णय देता है, तब अमरावती सिटी का विश्व बैंक का फंड बंद होता है, टाटा मुंद्रा प्रोजेक्ट कच्छ में था, उसका फंड बंद होता है। तो आंदोलन ने ये सब तो हासिल किया ही है। विश्व बैंक को नर्मदा घाटी से तो कायम के रूप में हटाया है, और उनकी
जिद है टूरिज्म फैलाने की, हर धन पूंजी मानकर उसका उपयोग कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो हादसा हुआ है वो भी तो शासन निर्मित है, न प्रकृति निर्मित न मानव निर्मित। और उस हादसे के बाद भी ये हिमाचल प्रदेश में वैसे ही टनल्स वाले बांध आगे बढ़ाएंगे, या नर्मदा घाटी में भी अगर जल परिवहन जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ाएंगे, तो ये जो विनाश प्रदूषण के रूप में, विस्थापन के रूप में लाएंगे, या नदी को सूखा और बाढ़ के चक्र में फंसाने से लाएंगे, जैसा इन्होंने गंगा को फंसाया है, नर्मदा को कुछ हद तक फंसाया है, तो निश्चित रूप से इनकी विचारधारा ही नहीं, इनकी सत्ता के खिलाफ लोग खड़े होंगे। और ये आज बात फैल रही है, इसीलिए आंदोलन का दायरा भी बढ़ रहा है। तो मोदी जी कुछ हासिल करेंगे, ऐसी सरकारें, ऐसे सत्ताधीश किसी भी पार्टी के हो, कुछ तो हासिल करते हैं उनके भागीदारों के लिए जिनमें कंपनियां हावी है, लेकिन हम भी कुछ हासिल करते हैं किसानों मजदूरों के लिए। अगर आंदोलन नहीं होंगे, अगर सवाल करने वाले नहीं होंगे, आंदोलनकारी, आंदोलन जीवी, तो क्या विपक्षी दल केवल संसद के 4 दीवारों के बीच या विधानसभा के दीवारों के बीच हमारे सवालों के जवाब भी ले सकते हैं? झूठे जवाब मिलते हैं उनको, वो केवल हक भंग का प्रस्ताव रखते हैं और कुछ भी नहीं। तो हमको लगता है कि आंदोलन ही अभी जनतंत्र के सही मंच और मोर्चे खड़े करता जा रहा है, जिस पर हम लोग सवाल ले ही लेंगे और उसी से हम लोग निश्चित रूप से हासिल करेंगे। हमारी सबसे बड़ी हासिल होगी इस देश की अर्थव्यवस्था और इस देश की राजनीतिक व्यवस्था बदलने की। इस देश में जो जातिवाद और सांप्रदायिकता से विभाजन बढ़ाया गया है, जो वोट बैंक से जोड़ा जा रहा है, उसको खत्म करने की हो नहीं भी हासिल हो जाए, पर अगली, यही हमारा विश्वास और सपना है। मेरा अंतिम सवाल है मेधा जी कि अभी बीच बीच में ऐसी खबरें आ रही हैं कि किसान आंदोलन के जो नेतृत्व है उसमें कोई फूट पड़ रही है, राकेश टिकैत अलग लाइन पे चल रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा अलग लाइन पे चल रहा है, कहीं कोई मतभेद जैसी स्थिति। तो ये क्या सचमुच में कुछ या तो सरकार की तरफ से प्रायोजित हो रहा है, कुछ जो खबरें फैल रही हैं, या फिर सचमुच में कहीं कुछ अनबन बढ़ रही है, दूरियां बढ़ रही हैं उसमें शामिल? मुझे तो नहीं लगता है अनबन बढ़ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की हमारी 50 से लोगों की कमेटी जब बैठती है, कभी 60-70 तक पहुंचती है संख्या, उसमें पंजाब के और हरियाणा के सबसे ज्यादा है, लेकिन राज्य के प्रतिनिधि अब शामिल है। और राकेश टिकैत जी का बीकेयू भी पहले ही राकेश जी के द्वारा कह चुका है कि जो सिंघू बॉर्डर में तय होगा वो हमें मंजूर होगा। ये बहुत उदारता उन्होंने दिखाई। और पहले वो संयुक्त किसान मोर्चा के नहीं थे हिस्सा, लेकिन जैसे गुरनाम सिंह, जैसे कक्का जी, जैसे राजेवाल जी, वैसे राकेश टिकैत जी भी, युद्धवीर सिंह जी भी उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के हर निर्णय प्रक्रिया में शामिल है। अब कुछ मतभेद तो हर मुद्दे पर होने ही है, क्योंकि हम कोई मोदी जी नहीं है, हम गांधी जी के जनतंत्र को मानते हैं, लेकिन जो निर्णय होते हैं वो पक्के होते हैं। हमारा निर्णय था ट्रैक्टर रैली अहिंसक रखने का, और संयुक्त किसान मोर्चा के समिति के एक भी सदस्य ने अगर हिंसा के पक्ष में कुछ भी कदम उठाया होगा या उसमें भाग लिया होगा तो हम हमारा रास्ता बदलेंगे, लेकिन नहीं, हम उसी रास्ते पर डटे हुए हैं। और इन्होंने जो झूठे एफआईआर डाले हैं, मैं तो 150 किलोमीटर दूर थी जिस घटना स्थल से, उस घटना स्थल पे हुई हिंसा के लिए मुझे डकैती का आरोप, राजद्रोह का आरोप, हत्या की साजिश का 307 धारा का आरोप, इसके साथ 13 धाराओं में आरोपी बनाना, ये कैसी बात है? ऐसा इन्होंने 37 कमेटी मेंबर को बनाया है, मतलब वो हमसे डरते हैं, पुलिसी कार्रवाई आगे करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो आंदोलन को चुनौती जितनी दे देंगे उतना आंदोलन अधिक बलशाली होगा। गाजीपुरा बॉर्डर में आज का जो चित्र है ताकत का, वो इसको साबित कर रहा है। और ये जो बातें फैला रहे हैं वो विभाजन है इसलिए नहीं, विभाजन लाना है इसलिए करते हैं। वो छोटी सी भी बात, क्या इनके पार्टी में मतभेद नहीं है? मनभेद
हमारे बीच में बिल्कुल नहीं है। और मतभेदों के साथ निर्णय प्रक्रिया चलाना, हम लोग एक स्वयं के लिए भी हरदम चुनौती मांगते आए हैं, कोई भी आंदोलन क्यों ना हो। जी, तो मेधा जी, अंत में मेधा जी गर्व से कहें वो आंदोलन जीवी है। बिल्कुल, हम लोग अभिमान से अब एक बैच बनाएंगे और बिल्ला लगाएंगे, हम हैं आंदोलन जीवी। जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेधा जी, आपने वक्त निकाला इतनी व्यस्तता के बीच में। धन्यवाद आपका। नमस्कार।